प्रिय मित्रों, आज हम किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो पेशाब का यूरिनरी सिस्टम है उसमें स्टोन के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक्चुअली स्टोन क्यों बनते हैं और इनका क्या कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है या ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ जिनका प्रयोग करने से हम इनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक ग्राफिक के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो देखिए, यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली दो किडनी, और दोनों किडनी में से जो इनके मीडियल पार्ट होते हैं, यहाँ से यूरेटर निकलता है और ये जो यूरेटर हैं बेसिकली ये नीचे यूरिनरी ब्लैडर में इनकी ओपनिंग होती है यहाँ पर, और फिर यहाँ से मेल में मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा वो उतना बड़ा बेसिकली नहीं होता है। तो जहाँ तक किडनी का बात है, इसमें बेसिकली जो डिफरेंट टाइप का सिस्टम होता है और फाइनली जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है तो ये तीन जो है कैलिसिस या कैलिक्स होते हैं, जिसमें कि फाइनली जो ट्यूबुल्स हैं जहाँ से कि पूरा होता क्या है बेसिकली कि किडनी बॉडी का जो ब्लड है उसको फ़िल्टर करती हैं और उसको फ़िल्ट्रेशन की एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस कभी अलग उसमें एक चैप्टर में समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस होने के बाद जो यूरिन बेसिकली आता है वो तीन जो है तो जो तीन कैलिक्स होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर, ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर होती है। और ये जो कैलिक्स हैं ये तीनों फाइनली रीनल पेल्विस में, ये रीनल पेल्विस का इलाका है। पेल्विस कहते हैं बेसिकली जहाँ पे सब चीज़ कंडेंस होकर के एक नाभि जो उसका मेन केंद्र बिंदु होता है वहाँ पर पेल्विस में आता है। और पेल्विस में आने के बाद तो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होने के बाद, जिसमें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और जो है वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये सब चीज़ें होती हैं बेसिकली, वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आदि हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम केवल स्टोन तक सीमित रहते हैं। तो ये जो यूरिन है ये तीन इन कैलिसिस के द्वारा तो इकट्ठा होकर के फाइनली जो रीनल पेल्विस, और पेल्विस में यहाँ पे जो यूरेटर होता है बेसिकली इस यूरेटर में आता है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में ये इकट्ठा होता है। यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद फिर जब एक सीमा के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जब ये इकट्ठा होता है तो पेशाब जाने की इच्छा डेवलप हो जाती है और हम यूरिनेट करके उसको बाहर निकाल देते हैं। ये एक यूरिन का पाथ होता है। फीमेल में यूरेथ्रा की लंबाई कम होती है और मेल में यूरेथ्रा की लंबाई ज़्यादा होती है, जैसा कि प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस और आगे बल्बस यूरेथ्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि इस प्रोसेस में स्टोन एक्चुअली बनते क्यों हैं। देखिए, स्टोन का जो सबसे पहला जो कारण होता है वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक छोटा सा ऐसा एरिया जिसको हम निडस कहते हैं, जैसे कोई घोंसला बनता है, उस घोंसले में एक जो छोटा पॉइंट कहीं पे बन गया, वो पॉइंट एक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब ये होता है कि यूरिन का यदि नॉर्मल फ्लो बना रहे तो चांस ये होता है कि वहाँ पे वो चीज़ें, यदि उस यूरिन में सोल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा भी है तो वो कहीं ना कहीं फ्लश होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन यदि कोई एक पॉइंट इस पूरे एरिया में ऐसा बन जाए जहाँ पे या तो कोई इन्फेक्शन है, वो एक पॉइंट बन गया, उसके चारों तरफ डिपॉजिट्स होने का जगह बन जाएगी, या फिर
यूरिन के फ्लो में कहीं ना कहीं कोई रुकावट उत्पन्न हो जाए, तो उस रुकावट उत्पन्न होने के कारण से वो यूरिन वहाँ पे ज़्यादा समय तक रुकेगा और वहाँ पे पहले एक पॉइंटेड एक छोटे से जो है वो कैंक्रीसेंस जिनको हम कहते हैं, कैंक्रीसेंस का मतलब ये होता है कि रेत जैसा कोई इकट्ठा हो जाना और फिर उसके चारों तरफ ही एक स्टोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो जाती है। अब सबसे पहले जो स्टोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है वो इन्हीं कैलिसेस में होती है। तो या तो वो अपर में या मिडिल में या लोअर में, तीनों में से किसी एक कैलिक्स में ये स्टोन फॉर्म होता है। धीरे धीरे ये इकट्ठा होकर के वहाँ पे जो है वो बड़ा होता रहता है और फिर यहाँ से ये डिसलॉज होकर के सबसे पहले जो रीनल पेल्विस है वहाँ पे जा कर के रुकता है। रीनल पेल्विस में दो कंडीशन हो सकती है। यदि ये स्टोन छोटा है, यानी कि यूरेटर की अगर हम बात करें तो यूरेटर का साइज़ लगभग ऑन एन एवरेज 8 mm के आसपास हम मान के चलते हैं। तो यदि यह स्टोन उससे छोटा है तो ये आराम से यहाँ से डिसलॉज होकर के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाएगा और बाहर की तरफ ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। लेकिन यदि इसका साइज़ बड़ा है, ये 8 mm से ज़्यादा है, तो सबसे पहला जो स्थान होगा वो इसका रुकने का रीनल पेल्विस में होगा। देखिए होता क्या है कि यहाँ से स्टोन डिसलॉज होकर के यूरेटर में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे कि ये थोड़ा नैरो हो जाता है, वहीं पर ज़्यादातर संभावना होती है स्टोन के रुकने की। अदरवाइज़ यदि 8 mm से कम है और बहुत छोटा स्टोन है तो वो ऑटोमेटिकली कई बार बाहर भी निकल जाता है, लेकिन जो बड़े स्टोन होते हैं वो 3 जगहों पर रुकते हैं। तो सबसे पहला रुकने का जो स्थान होगा जहाँ पे कि ये रीनल की पेल्विस से जो यूरेटर का पेल्विस से जुड़ा हुआ भाग है, जिसको हम पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन कहते हैं। ये रीनल पेल्विस से और यूरेटर का जंक्शन जहाँ पे होता है, वहाँ से इसके आगे कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों में एक नैरोइंग डेवलप हो जाती है, एक किंकिंग भी हो जाती है। कई बार नैरोइंग होती है और कई बार ये यूरेटर जो है वो थोड़ा सा एंगुलेशन उसमें हो जाता है। तो वहाँ होने से क्या हुआ, यूरिन का स्टक होता है और वहाँ पे ये स्टोन कई बार रुक जाता है। तो रुकने की वजह से सबसे पहले ये पेल्विस में इकट्ठा हुआ, पेल्विस में रुकेगा। धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रीनल पेल्विस में साइज इसका बढ़ता चला जाता है और साइज़ बढ़ते बढ़ते ये काफ़ी बड़ा, किसी में 12, 15 और 20 mm तक ये यहाँ पे साइज़ बढ़ता है। और इसके अलावा कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, बहुत समय तक, लंबे समय तक इग्नोर करते रहने से ये स्टोन जो है ये तीनों कैलिसिस की तरफ भी इसके कुछ हॉर्न निकल जाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ये एक पेल्विस में पड़ा हुआ स्टोन और इस तरीके से इसके हॉर्न निकले रहते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा स्टोन हो जाता है जो ऑलमोस्ट किडनी को डैमेज करने की स्थिति में होता है। किडनी का फंक्शन जो है बहुत बुरी तरीके से बाधित हो जाता है। लेकिन इस स्टैग हॉर्न में चूँकि कोई पेन नहीं होता, ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि स्टोन में पेन का होना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? यदि स्टोन में पेन नहीं होता है, जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई रीनल पेल्विस में कि जैसे ये बहुत समय तक पड़ा हुआ है लेकिन कोई पेन नहीं हो रहा, जब तक पेन नहीं होगा तो कोई पेशेंट यूजुअली मेडिकल अटेंशन के लिए किसी के पास जाएगा ही नहीं और वो धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी और वो किडनी को डैमेज करता रहेगा। लेकिन यदि स्टोन में पेन हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो स्टोन डिसलॉज हो रहा है और कहीं ना कहीं वो रुक रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट है वो तुरंत मेडिकल अटेंशन के लिए जाएगा, सर्जिकल अटेंशन के लिए जाएगा और वो इसको धीरे धीरे करके यहाँ से निकालने की स्थिति में होंगे, चाहे वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो चाहे सर्जिकल ट्रीटमेंट हो। तो ये इस प्रकार का जो ये स्टोन बन जाता है जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है और कैलिसिस की तरफ चला जाता है और पूरी पेल्विस को, ऑलमोस्ट पूरी पेल्विस को कवर कर लेता है। इसको स्टैग हॉर्न कैलकुलस कहते हैं। स्टैग हॉर्न, ये इसके हॉर्न शेप में निकले रहते हैं, तो स्टैग हॉर्न कैलकुलस इसको कहा जाता है। ये बहुत, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये पहला स्थान है जहाँ पे कि स्टोन स्टक करता है। दूसरा स्थान है मिड पार्ट ऑफ यूरेटर, जहाँ पे कि थोड़ा सा यूरेटर में एंगुलेशन होता है, नैरोइंग होती है, वहाँ पे भी कई बार स्टोन स्टक करते हैं। और एक जो तीसरा भाग है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ पे अक्सर स्टोन रुकते ही हैं, वो है यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन, यानी कि यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर का जंक्शन। तो यहाँ पे ये स्टोन आकर के, क्योंकि ये जो ओपनिंग है ये स्ट्रेट नहीं होती, ये थोड़ा एंगुलेटेड होती है और यहाँ पे स्टोन स्टक करता है
और ये जो जगह होती है इसको कहते हैं यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन, यानी कि यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर का जंक्शन यहाँ भी होता है। और ऐसे स्टोन को अनेक बार जो नीचे से सिस्टोस्कोप के द्वारा इस ओपनिंग में से डॉर्मिया बास्केट की सहायता से निकाला जाता है। कई बार इसको विदाउट एनी ओपन सर्जिकल इंटरवेंशन सिंपल हम निकाल सकते हैं। इसके बाद यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यदि यहाँ पे ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, तो भी यहाँ पे यूरिन रुकता है और कई बार यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन बन जाते हैं। ये स्टोन यूजुअली बड़े साइज़ के होते हैं क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा है यूरिनरी ब्लैडर का, और उस कारण से ये जो स्टोन्स होते हैं बेसिकली ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। और इसके बाद जो स्टोन बेसिकली जहाँ तक यूरेथ्रा का सवाल है तो यहाँ पे रेयरली ही स्टक करते हैं बेसिकली, और वो कंडीशन तब होती है जब स्टोन कहीं ना कहीं यूरेटर से डिसलॉज होकर के नीचे आके फंस जाता है। ऐसी कंडीशन में उसको यदि वह नॉर्मली प्रेशर से नहीं निकलता है तो वहाँ पे हमको कोई ना कोई इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो इसलिए अब जब कारणों को हम अगर नट शेल में चर्चा करें तो पहला कारण है इन्फेक्शन का होना, ताकि वहाँ पे जो कैलिसेस हैं उनमें कोई छोटे छोटे पॉइंट बन जाएं, स्मॉल वुंड बन जाए, इन्फ्लेमेटरी पॉइंट्स बन जाएं, उसके चारों तरफ स्टोन का डिपोजिशन होता है, या फिर स्टेसिस कहीं ना कहीं रुकावट हो, यूरेटर में रुकावट हो, ब्लैडर के आउटलेट में जो है नेक पे रुकावट हो यहाँ पे, और या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसमें के बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्रिस्टल्स हैं उनको वो निकलते रहते हैं। तो उस यूरिन में क्रिस्टल्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से चांसेस जो है वो डिपोजिशन के ज़्यादा होंगे, तो उस कंडीशंस में भी ये बन जाता है। ये मैंने नटशेल में आपको बताया। अब इसकी बात आती है ट्रीटमेंट की। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो छोटे स्टोन्स होते हैं उनको वहाँ से डिसलॉज करती हैं और ब्रेक भी करती हैं। कुछ मेडिसिन्स इस तरीके की होती हैं बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनका यूज़ किया जाता है, जो स्पेसिफिकली जो है लिथोट्रिप्टिक जिनका एक्शन होता है। तो अर्ली स्टेज में यदि स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है तो इन मेडिसिन का प्रयोग बेसिकली किया जा सकता है। इन मेडिसिन का प्रयोग करते समय एक ध्यान ये रखना होता है कि ये जो यूरेटर है इसमें नैरोइंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि नैरोइंग है और पीछे से प्रेशर बनता है तो वो फिर एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी दवाइयों का प्रयोग भी करना होता है जिससे कि यूरेटर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से फैल जाए बेसिकली। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट यदि फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर हमको अदर इंटरवेंशंस यूज़ करने होते हैं। इसमें आजकल लगभग बहुत सारी नॉन कट वाली जो मेथड्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का मतलब ये होता है कि कुछ वेव्स जो है, शॉक वेव जो है वो उस स्टोन पे दी जाती है ताकि वो स्टोन ब्रेक हो जाए और ब्रेक हो करके वो यूरेटर के थ्रू निकल जाए। इसको ESWL यानी कि जो है वो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी हम कहते हैं बेसिकली। और इसके अलावा जो है जो दूसरा मेथड है जो कि नॉन मिनिमल इंटरवेंशनल है वो है RIRS, जिसमें कि जो है यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू अप्रोच करके और किडनी तक पहुंच करके वहाँ पे उस स्टोन को ब्रेक डिसलॉज किया जा सकता है, और उसके बाद एक स्टेंट वहाँ पे डाला जाता है ताकि जो है किसी प्रकार का जो है पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम पेशेंट्स को ना हो, जिसको डबल J स्टेंट कहते हैं, जो कुछ समय के बाद निकाला जाता है। इसके अलावा एक मेथड जो RIRS से पहले था उस मेथड को बेसिकली PCNL कहते हैं। वो होता है परक्यूटेनियस लिथोटोमी, नेफ्रोलिथोटोमी। तो जो स्किन से मान लिया यहाँ पे कोई स्टोन पड़ा हुआ है या पेल्विस में कोई स्टोन पड़ा हुआ है, तो किडनी बेसिकली क्या होती है बैक साइड में ज़्यादा, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है यानी कि पेरिटोनियम के पीछे की तरफ है, तो बैक साइड से एक गाइडेड वायर को डाल करके स्टोन तक पहुंचा जाता है C आर्म के थ्रू, और फिर धीरे धीरे उस गाइड वायर के और बड़ा किया जाता है, फिर उसके बाद और बड़ा किया जाता है, फिर उसके बाद और बड़ा किया जाता है, और जब वो स्टोन के साइज़ के अकॉर्डिंगली चला जाता है तो वहाँ से स्टोन को डिसलॉज कर लिया जाता है और एक डबल J स्टेंट वहाँ से प्लेस कर दिया जाता है। तो ये भी जो है PCNL कहते हैं। बट आजकल जो सबसे ज़्यादा जो है वो रिट्रोग्रेड जो मेथड है जिसमें कि यूरेथ्रा के थ्रू अप्रोच की जाती है RIRS, वो ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। हालांकि वो कॉस्टली है अभी, लेकिन उसमें पोस्ट ऑपरेटिव जो इश्यूज़ हैं वो मिनिमम होते हैं।
तो अब फाइनली बात ये आती है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम स्टोन से बचे रह सकें। देखिए कुछ बेल्ट ऐसी हैं भारत की बेसिकली जहाँ पे ये रीनल स्टोन बहुत एंडेमिक रूप से देखने को मिलते हैं ऐसे पेशेंट्स। तो सबसे पहले तो हमको काम क्या करना होता है कि एडिक्वेट अमाउंट में पानी हमको पीना होता है ताकि यूरिन का फ्लशिंग होता रहे। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी होती है कि यूरिन में जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट न रहे और एल्केलाइन इन्वायरमेंट रहे। तो इस प्रकार से ऐसी हमको चीज़ें लेनी होती हैं जो चीज़ें यूरिक एसिड और ऑक्सलेट्स को बढ़ाती हैं। ऐसे कच्चे जो सैलड्स हैं जैसे कि ऑनियन है, टोमेटो है, ये सब चीज़ें कम से कम लेनी चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो यूरिन की मात्रा और किडनी को फ्लश करती हैं वो उनको अक्सर लेना चाहिए, जैसे खीरा है, ककड़ी है, मेलॉन्स हैं और इसी के साथ साथ जो है बेसिकली धनिया है। तो ये चीज़ों को जो है ज़्यादा मात्रा में लिया जाना चाहिए। वेजिटेबल अधिक मात्रा में सेवन करने चाहिए। और जो एरिया जहाँ पे ये चीज़ें एंडेमिक हैं स्टोन, वहाँ पे रेगुलरली कुछ ना कुछ समय के बाद 1 या 2 साल के बाद एक अल्ट्रासाउंड जो है वो कराते रहना चाहिए कि कहीं वहाँ पे कैंक्रीशंस या स्टोन डेवलप तो नहीं हो रहा है। और यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा रिलीफ करती हैं और विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन ये स्टोन को वहाँ से निकाल सकती हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये एक स्टोन की आपको एक नटशेल में एक जो बताया है, इसको आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।